प्राचीन रक्त सक्रिय हो गया है। पार्थ, अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या लगातार साधना के 2 स्तर पार कर लेना? क्या तुम सचमुच सिर्फ इस मशरूम के सहारे ऐसा कर सकते हो? विक्रांत की बातें सुनकर माया, राधिका और जय तीनों ही बेहद हैरान रह गए। वे अमर मार्शल मशरूम की शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन चूंकि वे विश्व आत्मावादी नहीं थे और इसलिए उनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, वे इसका गहन परीक्षण नहीं कर सके। इसलिए विक्रांत की बातें सुनकर वे एक बार फिर चौंक गए, लेकिन साथ ही संदेह भी व्यक्त किया। यह अमर मार्शल मशरूम वाकई बहुत खास है। यह एक विशेष साधना का अनूठा नमूना है। इसका उद्गम भी काफ़ी असाधारण है, और चाहे यह आपके शरीर में समाहित मोतियों के कारण हो, या आपके पास वंशानुगत रक्त हो, या आप किसी निषिद्ध रहस्यमय तकनीक पर निर्भर हो, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आप सभी की बहुत मदद करेगा। और आपकी वर्तमान साधना को देखते हुए, यदि आप इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं, तो साधना के 2 स्तरों को पार करना ही एकमात्र सीमा नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने आखिर ऐसा क्या अनुभव किया है कि तुम्हें ये सब अनोखी चीज़ें मिल गईं? अगर ये चीज़ें बाहर निकल आईं, तो खूनी लड़ाई छिड़ सकती है। जब माया ने रुद्र को देखा, तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। उनमें पहले जैसा आश्चर्य नहीं था, बल्कि डर और दिल का दर्द झलक रहा था। हालांकि वह रुद्र के साथ उन चीज़ों का अनुभव करने के लिए नहीं गई थी, फिर भी वह कल्पना कर सकती थी कि इस तरह की विचित्र चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती होंगी। उन्हें प्राप्त करने के लिए रुद्र को किसी ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा होगा जिसके बारे में उनमें से किसी को भी जानकारी नहीं थी। बड़े भाई रुद्र, मैं ये मार्शल औषधियाँ तो स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली तो बहुत ही कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता, विक्रांत ने अमर मार्शल मशरूम को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा। जूनियर रुद्र, भाई विक्रांत सही कह रहे हैं। इन बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपने बड़े बड़े जोखिम उठाए होंगे। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जय ने भी मना कर दिया। उसी समय राधिका और माया का भी यही हाल था। जैसा कि मैंने कहा, ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं। इसके अलावा मैंने इनमें से कुछ अपने लिए बचा कर रखा है। जब हमारे पास सौभाग्य होता है तो हम उसे साझा करते हैं, जब हमारे पास कठिनाइयाँ होती हैं तो हम उन्हें साझा करते हैं। आप सभी मेरे सबसे करीबी लोग हैं। जब मैं मुश्किल में था तो आप सभी ने मेरा साथ दिया। तो जब मेरे पास सौभाग्य है तो क्या मैं उसे आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकता? बोलते हुए रुद्र ने थोड़ा गुस्से का नाटक भी किया। उनकी बातें सुनने के बाद राधिका, माया, जय और विक्रांत चुप हो गए। ठीक है, क्या सहस्राब्दी प्राचीन शहर 2 दिन में खुलने वाली नहीं है? अगर तुम अभी अपनी मौजूदा साधना के साथ प्रवेश करोगे तो तुम्हें ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी। मैं थोड़े ही समय में मार्शल मेडिसिन को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता हूं। इसके साथ 2 दिन बाद जब आप सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उपलब्धियां और भी अधिक होंगी, रुद्र ने फिर से कहा जब उसने देखा कि वे चारों अब और भी अधिक दृढ़ संकल्पित नहीं हैं। रुद्र के लगातार आग्रह के कारण वे चारों अपनी हठधर्मिता छोड़कर आगे बढ़े। रुद्र की सहायता से उन्होंने अमर मार्शल मशरूम को परिष्कृत करना शुरू किया। ऐसी वस्तु को परिष्कृत करना आसान नहीं था। यद्यपि अमर मार्शल मशरूमों में ऊर्जा बहुत कोमल थी और उन्हें परिष्कृत करना बहुत सुविधाजनक था, फिर भी राधिका और अन्य लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार इसे थोड़े समय में पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए रुद्र ने एक आध्यात्मिक संरचना बनाकर और अपनी शक्ति को निरंतर उस संरचना में प्रवाहित करके उनकी सहायता की। जब वे उस संरचना के भीतर बैठे तो वे अमर मार्शल मशरूम को अधिक आसानी से परिष्कृत कर सके। धीरे धीरे अंधेरी रात सफ़ेद आसमान में तब्दील हो गई और पूरब में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। जब उसकी रोशनी धरती पर फैली और आसमान को ढक लिया तो एक नए दिन की शुरुआत हुई। हालांकि जिस महल में भोज की तैयारी थी वहां से वह सब कुछ हटा दिया गया था। उसकी जगह बैंगनी प्रकाश से घिरी एक आध्यात्मिक आकृति स्थापित थी। रुद्र संरचना के केंद्र में बैठा था। राधिका, माया, जय और विक्रांत सभी संरचना के चारों किनारों पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ऊर्जा की कई परतों को अंदर ले रहे थे और बाहर छोड़ रहे थे। वे अमर मार्शल मशरूम को परिष्कृत कर रहे थे जो उनके शरीर के सामने तैर रहा था। फॉर्मेशन बनाने के बाद से पूरी रात बीत चुकी थी। इस समय रुद्र का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह कुछ सुस्त लग रहा था। एक साथ 4 लोगों को अमर मार्शल मशरूम को परिष्कृत करने में मदद करने का मतलब था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। परिणामस्वरूप उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन सौभाग्य से इसका असर रुद्र की उम्मीदों से भी कहीं बेहतर था। राधिका और माया उतनी सरल नहीं थीं जितनी वे दिखती थीं। रुद्र उनके शरीर में मौजूद मोतियों का असर महसूस कर सकता था, जो रुद्र की दिव्य बिजली के समान था, हालांकि बिल्कुल अलग तरीके से। वे वास्तव में उन्हें अमर मार्शल मशरूम को परिष्कृत करने में मदद कर रहे थे। स्पष्ट रूप से उन दोनों ने मोतियों को पूरी तरह से नहीं समझा था। अगर वे समझ जातीं तो वे निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जातीं।
जय द्वारा विकसित निषिद्ध रहस्यमयी तकनीक भी प्रभावशाली थी। हालांकि ये राधिका और माया की मदद करने वाले रहस्यमयी मोतियों से श्रेष्ठ तो नहीं थी, लेकिन उनसे बहुत कमतर भी नहीं थी। उस हिसाब से देखा जाए तो विक्रांत वास्तव में थोड़ा कमजोर था। हालांकि आखिर वह शाही वंश का सदस्य था, उसकी साधना की गति भी उतनी धीमी नहीं थी। अचानक राधिका और माया की आभा एक साथ बदल गई। वे वास्तव में हवा में उड़ने लगी और उनके सामने मौजूद अमर मार्शल मशरूम तेजी से विघटित होने लगे और उनके शरीर में समाहित होने लगे। आखिरकार यह आ ही गया। ये देखकर रुद्र बेहद खुश हुआ। उसने झट से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में और भी अधिक शक्ति समेट ली ताकि दोनों अमर मार्शल मशरूम को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकें। ऐसी स्थिति में उन दोनों ने उन्हें बड़ी सहजता से परिष्कृत किया। इसके अलावा अमर मार्शल मशरूमों के पूर्ण रूप से परिष्कृत होने के बाद उनकी आभा स्वर्गलोक के 5वें स्तर पर नहीं बल्कि स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर पहुंच गई। सफलता, ये तो कमाल है, सफलता मिली। आंखें खोलते ही माया और राधिका अपनी खुशी को रोक नहीं पाईं। वे खुशी से उछल पड़ीं और उछलने कूदने लगीं। आमतौर पर समझदार और गंभीर रहने वाली राधिका भी आज नन्ही बच्ची की तरह चमक उठी। उन्हें सचमुच यह नहीं लगा था कि अमर मार्शल मशरूम इतने रहस्यमय होंगे। उन्होंने उन्हें साधना के 2 स्तर पार करने में सक्षम बना दिया। इससे उन्हें अप्रदायित आनंद का अनुभव हुआ। इतनी खुशी से झूमते हुए दोनों बहनों ने एक साथ रुद्र की ओर देखा और अपनी खुशी उसके साथ साझा करना चाहा। लेकिन रुद्र को देखते ही उनके चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान गायब हो गई। तुरंत ही घबराहट के भाव उभर आए और दोनों लगभग एक ही समय पर रुद्र के सामने पहुंचकर चिल्लाईं, रुद्र, क्या तुम ठीक हो? उस पल वे सचमुच भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि रुद्र का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उस पर खून का जरा सा भी निशान नहीं था और उसका पसीना इतना बह रहा था कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। सिर्फ एक रात में रुद्र बहुत दुबला हो गया था और काफी थका हुआ लग रहा था। टिल्डर रुद्र ने अपनी तर्जनी उंगली मुंह के सामने रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन सीनियर जय और भाई विक्रांत को परेशान मत करना। राधिका और माया को तब जाकर समझ आया कि रुद्र का ऐसा व्यवहार क्यों था। जाहिर है ये वह कीमत थी जो उसने अमर मार्शल मशरूम को तेजी से परिष्कृत करने के लिए चुकाई थी। जब वे शोधन कर रहे थे तो उन्हें अपने शरीर में मौजूद मोतियों से बहुत मदद मिल रही थी। हालांकि वे ये भी जानते थे कि रुद्र से भी कहीं अधिक शक्तिशाली सहायता शक्ति आ रही थी। उस क्षण उनके दिलों में गहरा दर्द था। उनकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। फिर भी वे कुछ नहीं कर सके और केवल आज्ञाकारी रूप से रुद्र के पास खड़े रहे, ये देखते रहे कि रुद्र जय और विक्रांत की मदद करने के लिए लगातार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। रुद्र की सहायता से जय और विक्रांत दोनों ने अमर मार्शल मशरूम को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। राधिका और माया की तरह विक्रांत ने भी साधना के 2 स्तरों को पार करते हुए स्वर्गलोक के 4थे स्तर से 6ठे स्तर तक पहुंच गए। जय की बात करें तो वह और भी अधिक प्रभावशाली थे। उन्होंने लगातार साधना के 3 स्तर पार किए। स्वर्गलोक के 5वें स्तर से वे स्वर्गलोक के 8वें स्तर में प्रवेश कर गए और उनकी साधना का स्तर ठीक रुद्र के बराबर था। हालांकि उन दोनों द्वारा अमर मार्शल मशरूमों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद रुद्र बेहद कमजोर हो गया था। उसका चेहरा सफ़ेद से बैंगनी हो गया, मानो वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहद बढ़िया। अमर मार्शल मशरूम वाकई असाधारण प्रभाव डालते हैं। यद्यपि छोटी माया, छोटी राधिका और भाई विक्रांत ने वरिष्ठ जय की तरह जल्दी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उनके शरीर में बची औषधीय शक्ति अभी पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद वे और भी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इन मार्शल औषधियों के साथ आप सभी 1 वर्ष के भीतर स्वर्गलोक के शिखर पर पहुंच सकते हैं, संभवतः मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र को भी छू सकते हैं। इस समय रुद्र के हृदय में आनंद की लहर दौड़ रही थी। अपनी क्षमताओं के बल पर अपने निकटतम लोगों की साधना को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सक्षम होना उसके लिए गर्व की बात थी। साथ ही इससे उसे बहुत राहत भी मिली। किसी व्यक्ति की रक्षा करने की इच्छा रखने पर खतरे से बचाव के लिए कई कवच नहीं बनाए जाते। इससे कहीं अधिक समझदारी भरा कदम यह होगा कि उन्हें खतरे का सामना करने की क्षमता प्रदान की जाए। अपने निकटतम लोगों की रक्षा स्वयं करने के बजाय उन्हें स्वयं की रक्षा करने की शक्ति क्यों न दी जाए। यही कारण था कि जब रुद्र ने अपनी साधना का स्तर बढ़ाया तो उसने हमेशा राधिका और अन्य लोगों के बारे में सोचा और जब उसके पास शक्ति आई तो वह सीधे उनकी मदद करने के लिए आ गया। जूनियर रुद्र, बड़े एहसानों का धन्यवाद शब्दों से नहीं किया जाता। आज मैं जय इस एहसान को अपने दिल में अंकित कर रहा हूँ। रुद्र को उनकी मदद करने के कारण इतना बीमार देखकर जय का दिल भी काफी दुखी हुआ। आमतौर पर मजबूत और दृढ़ रहने वाले इस व्यक्ति की आंखों के आसपास अनायास ही लालिमा छा गई। बड़े भाई रुद्र, मैं विक्रांत जीवन भर आपका अनुसरण करूंगा। जयांग राजवंश के छोटे राजकुमार विक्रांत भी अत्यंत भावुक हो गए। हम भाई हैं, ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर तुम होते तो मैं भी यही करता, रुद्र ने शांत भाव से कहा। हालांकि उनकी मदद करने में उनके शरीर को चोट जरूर पहुंची थी, फिर भी रुद्र बेहद खुश थे। ठीक है, अब और कुछ मत बोलो, पहले ये दवा पी लो, फिर आराम करो। राधिका गर्मागर्म दवा का कटोरा रुद्र के सामने लेकर आए और बोलते हुए उसने एक चम्मच रुद्र के मुंह में डाल दिया। उस समय रुद्र को भूख नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह औषधीय गुणों से भरपूर एक विशेष सूप है। इसके अलावा इसे राधिका खुद लेकर आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं कर सका। इसलिए उसने एक चम्मच सूप पी लिया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू वाला औषधीय सूप है। इसमें दवा का जरा भी स्वाद नहीं है, बल्कि यह स्वाद से भरपूर है। एक घूंट पीने के बाद रुद्र ने सूप की जमकर तारीफ की, क्योंकि वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। बेशक, ये स्वादिष्ट है। इसे मेरी बहन ने खास आपके लिए बनाया है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो छोटी राधिका इस क्षेत्र में भी कुशल है। हाँ, तो मुझे थोड़ा और चाहिए। ये शब्द सुनकर रुद्र ने तुरंत कटोरा उठाया और कुछ घूंटों में ही बचा हुआ औषधीय सूप पी लिया, वो भी बड़े साफ तरीके से। काम खत्म करने के बाद रुद्र थोड़ी देर सो गया। अपनी शक्तिशाली दिव्य बिजली से मिली ऊर्जा के कारण रुद्र का चेहरा 4 घंटे की छोटी नींद के बाद लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। वह सोता नहीं रहा, और जब उसका चेहरा थोड़ा ठीक हुआ तो वह जल्दी से उठ गया और 2 सुंदरियों, राधिका और माया, साथ ही अपने 2 भाइयों जय और विक्रांत के साथ वे त्रिकाल के निवास की ओर चल दिए। उसे सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करने का मौका पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और त्रिकाल ही उसकी अपनी उम्मीद थी। त्रिकाल का निवास स्थान 4 सीज अकादमी के सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले इलाकों में से एक था। हालांकि ऐसे इलाके में बनी इमारतों को देखना भी असहनीय था। दरअसल वहां एक अच्छा महल तक नहीं था, बस एक साधारण सी घास फूस की झोपड़ी थी। 4 सीज अकादमी का त्रिकाल के लिए आलीशान महल न बनवाने में स्वार्थ नहीं था, त्रिकाल का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। उसने 4 सीज अकादमी को अपने लिए महल बनाने की अनुमति नहीं दी, और वह छोटी सी घास की झोपड़ी उसने स्वयं बनाई थी। इसके अलावा त्रिकाल की जमीन की कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थीं, न ही उसकी रखवाली करने वाला कोई था, क्योंकि उसके पास कोई नौकर नहीं थे। इसलिए कोई भी अपनी मर्जी से उसकी जमीन में आ जा सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि किसी को पता न चले, वरना उसका अंजाम बेहद दुखद होता। उसी क्षण रुद्र और अन्य सभी लोग त्रिकाल की भूमि पर पहुंच गए और उन्होंने उसकी साधारण सी छोटी घास की झोपड़ी देखी। बड़े भाई रुद्र, आप इस त्रिकाल को अच्छी तरह जानते हैं, और आपने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान लिया। हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि विक्रांत थोड़ा सहम गया था। ऐसा नहीं था कि वह डरा हुआ था, बल्कि उसने त्रिकाल की क्रूरता देख ली थी। पूरे 4 सीज अकेडमी में शायद ही कोई ऐसा हो जो त्रिकाल से न डरता हो। आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस यही मेरा इंतजार कीजिए, रुद्र ने कहा। वह उनके दिलों में छिपी चिंता को समझ सकता था। ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। हालांकि माया भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने रुद्र की बांह को मजबूती से पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। बड़े भाई रुद्र, हम अपनी मुश्किलें साझा करते हैं। त्रिकाल का स्वभाव अजीब है, ये हर पल बदलता रहता है और उसका कोई भी काम अप्रत्याशित होता है। अगर वह सचमुच हिंसक हो जाता है तो हम 4 सीज अकेडमी के शिष्य होने के नाते आपकी जगह बोल सकते हैं, विक्रांत ने दृढ़ता से कहा। तो ठीक है, ये शब्द सुनकर रुद्र ने बस अपना सिर हिलाया। फिर उन चारों के साथ वह सीधे घास की छोटी सी झोपड़ी के सामने चला गया। रुद्र ने अंदर जाकर जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत ही असभ्य कार्य होगा। इसके अलावा उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि त्रिकाल निश्चित रूप से वहां मौजूद है। रुद्र, अंदर आओ, बाकी चारों यहां से दफा हो जाओ। जैसे ही वे घास की छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह आवाज त्रिकाल की ही थी। रुद्र ने राधिका और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली और उन्हें पहले जाने का इशारा किया। उसके बाद उसने टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। घास फूस से बनी झोपड़ी बाहर से तो टूटी फूटी ही थी, अंदर से तो और भी ज्यादा जर्जर थी। यह इतनी साधारण थी कि रुद्र की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि रुद्र की नज़र तुरंत पत्थरों से बने एक पलंग पर टिक गई, क्योंकि वहां एक पैर वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, बिल्कुल त्रिकाल जैसा। वह इस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक हाथ से अपना पैर आधा मोड़कर बैठा था और दूसरे हाथ में तंबाकू का एक बड़ा गट्ठा पकड़े हुए था। आंखें सिकोड़कर वह हल्के हल्के होंठों को चटकाते हुए इसका आनंद ले रहा था। रुद्र को अंदर आते देख उसके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई, जिससे उसके पीले दांत साफ दिखाई देने लगे। मेरे मित्र रुद्र, क्या तुमने आखिरकार सोच समझकर फैसला कर लिया है और मेरे शिष्य बनना चाहते हो? वरिष्ठ, ये कुछ और ही बात है। रुद्र ने त्रिकाल को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया, किसी भी तरह से अनादर करने का साहस न करते हुए, क्योंकि अब भी रुद्र त्रिकाल की साधना का पता नहीं लगा पाया था। वह बूढ़ा व्यक्ति सचमुच रहस्यमय था। रुद्र के अनुमान के अनुसार वह शायद एक साधारण मार्शल लॉर्ड नहीं था। हो सकता है कि वह एक मार्शल किंग हो।
यदि ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फोर सीज अकादमी ने त्रिकाल के साथ ऐसा व्यवहार किया, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। चूंकि आप किसी गुरु की तलाश नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई और काम जरूर होगा। खुलकर अपनी बात कहिए। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करूंगा, त्रिकाल ने बहुत ही सीधे सादे अंदाज में कहा। इसके तुरंत बाद रुद्र ने त्रिकाल को घटी हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और अपने इरादे व्यक्त किए। त्रिकाल हंसा और फिर बोला, मैं सोच रहा था कि क्या बात है, लेकिन पता चला कि आप सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करके थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। ठीक है, ये बैज ले लीजिए, कोई आपको रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही त्रिकाल ने बोलना शुरू किया उसने अपना हाथ हिलाया और तभी एक बैज रुद्र की हथेली में आ गिरा। देखने में ये बैज बेहद साधारण बल्कि थोड़ा भद्दा सा लगता था। ये काले रंग की लकड़ी से बना था और इसके फ्रेम पर ज़्यादा सजावट नहीं थी। पीछे की तरफ फोर सीज एकेडमी शब्द खुदे हुए थे, जबकि सामने की तरफ सिर्फ एक शब्द कालिग्या खुदा हुआ था। पहली नज़र में बैज लकड़ी का बना हुआ प्रतीत होता था। हालांकि रुद्र ने तुरंत देखा कि यह दिखने में जितना सरल लग रहा था उतना सरल नहीं था। इस बैज के अंदर एक अनोखी आकृति बनी हुई थी। वह आकृति बिल्कुल अद्वितीय थी। उसी से बैज की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती थी। इसके अलावा ये प्रतिष्ठा का प्रतीक था, कालिग्या का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिष्ठा का प्रतीक। इसलिए रुद्र को लगा कि बैज हाथ में होने पर सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह कालिग्या से केवल एक बार ही मिला था, फिर भी कालिग्या ने निस्वार्थ भाव से उसकी इतनी मदद की। ये याद करके रुद्र के मन में सच्ची कृतज्ञता उमड़ी। उसने कालिग्या के सामने अत्यंत आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, वरिष्ठ, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आज आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, मुझे आपकी मदद के बदले में कुछ भी चुकाने की उम्मीद नहीं है। आपके शब्द ही काफ़ी हैं। जाए, लगता है आपके दोस्त बहुत चिंतित हैं। कालिग्या ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। आंखें बंद करके वह अपने हाथ में पकड़े बड़े पाइप से धुआं उड़ाता रहा। तो फिर मैं चलता हूँ। रुद्र ने ज़्यादा देर नहीं की। एक बार फिर झुककर उसने मुड़कर देखा और चला गया। बड़े भाई रुद्र, कैसा रहा? कालिग्या के शब्दों में कहें तो रुद्र के घास की झोपड़ी से बाहर निकलते ही माया और बाकी लोग उसके चारों ओर जमा हो गए थे। वे ज़्यादा दूर नहीं गए और आसपास इधर उधर घूमते रहे। इससे साफ पता चलता था कि वे रुद्र को लेकर वाकई चिंतित थे। यह मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक सुचारू रूप से हो गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए रुद्र ने अपने हाथ में बैज लहराया। हे भगवान, क्या उसने सच में तुम्हारी मदद की? ये तो सिर्फ कालिग्या का पहचान चिन्ह है। इसे पहनकर तुम फोर सीज एकेडमी में जहां चाहो वहां जा सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। रुद्र के हाथ में वह चिन्ह देखकर विक्रांत ने हैरानी से कहा, जूनियर रुद्र, मुझे कहना पड़ेगा कि दिन ब दिन मेरा सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। तुमने तो कालिग्या को भी बड़ी आसानी से निपटा दिया। लगता है तुमने उस पर वाकई अच्छा प्रभाव छोड़ा है। जय का चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। कालिग्या पर अच्छा प्रभाव छोड़ना आसान नहीं था। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। हम रुद्र के साथ सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश कर पाएंगे। वाह! आमतौर पर झिझकने वाली माया आज खुशी से उछल कूद कर रही थी। हालांकि वह जल्द ही एक युवती की उम्र पार कर रही थी, फिर भी वह हमेशा की तरह हंसमुख और प्यारी थी और बेहद मासूम भी। वास्तव में केवल माया ही खुश नहीं थी, राधिका और जय भी खुश थे। हालांकि सबसे खुश व्यक्ति निश्चित रूप से विक्रांत था। रुद्र द्वारा उपहार में दी गई सैकड़ों मार्शल औषधियां प्राप्त करने और रुद्र की मदद से साधना के 2 स्तरों को पार करने के बाद उसे विश्वास हो गया था कि रुद्र वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। इसलिए विक्रांत, जिसे शुरू में सहस्राब्दी प्राचीन शहर की यात्रा से बहुत उम्मीदें थीं, रुद्र के उसके साथ यात्रा करने की पुष्टि होने के बाद उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। अगले दिन रुद्र विक्रांत और अन्य लोगों के साथ सहस्राब्दी प्राचीन शहर की ओर रवाना हो गया। इसका निर्माण प्राचीन काल के एक जंगल के भीतर किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में ये जंगल बंद रहता था, इसलिए रुद्र और अन्य लोग केवल बाहर ही बुजुर्गों द्वारा इसे खोलने की प्रतीक्षा कर सकते थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 4 लोग पहले से ही उनके सामने प्रकट हो चुके थे, 3 पुरुष और 1 स्त्री। पुरुषों की साधना स्वर्गलोक के 5वें स्तर पर थी, जबकि स्त्री की साधना स्वर्गलोक के 4थे स्तर पर थी। वे सभी अन्य दिव्य गुरुओं के शिष्य थे। राधिका और अन्य लोगों ने अपनी शक्ति को छिपाया नहीं, क्योंकि सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करने के बाद उन्हें अपनी शक्ति प्रकट करनी ही थी। अपनी शक्ति में अचानक हुई वृद्धि से उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने के बजाय शुरुआत से ही उन्हें थोड़ा भयभीत क्यों न किया जाए। ये सब क्या हो रहा है? उनकी साधना इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? राधिका और माया स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर हैं। उनकी साधना शक्ति वसुंधरा के बराबर है। जय तो स्वर्गलोक के 8वें स्तर पर है। उसने वसुंधरा को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उसकी साधना का स्तर कार्तिक के बराबर है। यह अविश्वसनीय है। हाँ, विक्रांत की साधना भी स्वर्गलोक के 6ठे स्तर पर है। आखिर चल क्या रहा है?
क्या उन्होंने पहले अपनी साधना को छिपा रखा था? वास्तव में राधिका और अन्य लोगों की साधना देखकर तीनों पुरुष और एक महिला सभी स्तब्ध रह गए। वे आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों थे और उनकी आंखों में चिंता और अविश्वास झलक रहा था। साथ ही 10 दिव्य प्रशिक्षकों के शिष्यों के रूप में राधिका और अन्य लोगों की साधना में हुई तीव्र प्रगति उनके लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। हालांकि उस महिला और 2 अन्य पुरुषों की तुलना में साधारण दिखने वाले लेकिन शाही पोशाक पहने एक व्यक्ति के चेहरे पर काफी जटिल भाव थे। ऐसा कहा जा सकता है कि वह चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। जूनियर रुद्र, वो रिवांश का छोटा भाई प्रणव है। पहले वो बेहद घमंडी था और हमें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढ लिया। मैंने जो सुना है उसके अनुसार मुझसे हारने के बाद उसने अपने दिल में नफरत बिठा ली और बड़ी लगन से उसका अभ्यास किया। वह मेरी साधना को जल्दी से पार करना चाहता था ताकि वह मुझसे बदला ले सके, लेकिन अब उसके पास यह मौका नहीं बचा है। जय ने जटिल भाव वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने जो ताकत दिखाई उससे प्रणव ने बदला लेने की सारी उम्मीदें खो दी। देखो, वसुंधरा आ गई है। अरे, उसके बगल में कौन है? क्या वह फोर सीज एकेडमी की 3 महान प्रतिभाओं में से एक त्रिशिता नहीं है? ये सचमुच त्रिशिता ही है। उसके जैसी शख्सियत वसुंधरा के साथ क्यों चल रही है? क्या उनके बीच कोई रिश्ता है? अचानक तीनों पुरुषों और एक महिला ने पास के क्षितिज की ओर इशारा किया और बड़े आश्चर्य से आपस में चर्चा करने लगे। चारों ओर देखते हुए रुद्र ने 2 महिलाओं को हवा में उड़ते हुए देखा। दोनों में ही काफी सुंदरता और आकर्षण था। उनमें से एक बेहद शक्तिशाली साधना कौशल वाली थी, वह चौथे रैंक की मार्शल लॉर्ड थी। रुद्र इस व्यक्ति को जानता था। वह फोर सीज एकेडमी की 3 महान प्रतिभाओं में से एक त्रिशिता थी, जिसने पहले मिस्टी पीक में उसका अभिवादन किया था। दूसरी वाली वसुंधरा से काफी छोटी थी, संभवतः 20 वर्ष की आयु के आसपास। हालांकि उसकी साधना कमजोर नहीं थी और वह स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर थी। स्पष्टतः वही वसुंधरा थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। जूनियर रुद्र, वो वसुंधरा हैं। वो मूल रूप से 10 दिव्य प्रशिक्षकों के 9 शिष्यों में सबसे शक्तिशाली थीं। हालांकि हमने उसकी बराबरी कर ली है। मुझे यकीन है कि जब वह बाद में हमारी साधना देखेगी तो वह चौंक जाएगी। हालांकि उसका स्वभाव बहुत दबंग है। अपनी पीढ़ी के शिष्यों में वह बेलगाम है। कार्तिक के साथ मिलकर वे नए शिष्यों में जुड़वा तानाशाह हैं। हमेशा से हमें लगता था कि उसके पीछे कोई है और संभवतः वही व्यक्ति त्रिशिता थी। लगता है हमारा अनुमान सही निकला, जय ने बगल में खड़े रुद्र से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों महिलाएं उनके पास आ गईं। हम वरिष्ठ त्रिशिता को नमन करते हैं। दोनों महिलाओं के जमीन पर उतरने के बाद रिवांश और अन्य लोग जल्दी से आगे बढ़े और त्रिशिता को नमन किया। हालांकि फोर सीज एकेडमी ऐसी जगह नहीं थी जहां पदक्रम का निर्धारण प्रतिष्ठा के आधार पर होता था, बल्कि यह ऐसी जगह थी जहां पदक्रम का निर्धारण शक्ति के आधार पर होता था। त्रिशिता फोर सीज अकादमी की 3 महान प्रतिभाओं में से एक थी और उनका दर्जा और पद सभी शिष्यों से कहीं ऊपर था। जब भी कोई शिष्य उन्हें देखता तो उसे उनका आदर करना पड़ता था। यह उनका विशेषाधिकार था। उस समय राधिका और अन्य लोग भी अपवाद नहीं थे। वे सभी उठकर त्रिशिता के सामने झुक गए। केवल रुद्र वहीं खड़ा रहा। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह भी ऐसा ही करने वाला है। तुम कौन हो? मेरी बड़ी बहन को देखकर तुमने कोई अभिवादन नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? जब वसुंधरा ने रुद्र को स्थिर देखा तो उसने उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। सचमुच, जैसा कि जय ने कहा था, वह बहुत दबंग थी। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों को इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन कुछ लोग बेहद हैरान रह गए क्योंकि वसुंधरा के शब्दों से अप्रत्यक्ष रूप से त्रिशिता के साथ उसके रिश्ते का पता चल गया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हुआ कि त्रिशिता उसकी बड़ी बहन थी। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन को प्रणाम क्यों करूं? सीनियर त्रिशिता, यह मेरा एक मित्र है जिसका नाम रुद्र है। वह फोर सीज एकेडमी का शिष्य नहीं है। उसी समय जय ने जल्दी से यह स्पष्ट किया कि रुद्र को त्रिशिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जय सामान्यतः आकाश या पृथ्वी से नहीं डरता था, फिर भी कभी कभी उसे झुकना पड़ता था। हालांकि वह वसुंधरा से नहीं डरता था, लेकिन त्रिशिता अलग थी। उसका पद और शक्ति उससे कहीं अधिक थी और वह इस समय एक ऐसी हस्ती थी जिसे वे नाराज नहीं कर सकते थे। एक बाहरी व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? आप फोर सीज अकादमी को क्या समझते हैं? क्या ये कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आ जा सकता है? वसुंधरा ने बड़े गुस्से से चिल्लाकर कहा। ठीक है वसुंधरा। त्रिशिता ने पहले वसुंधरा पर एक नज़र डाली, फिर जय और अन्य लोगों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम एक ही जगह और एक ही पीढ़ी के हैं, इसलिए आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार जब आप मुझे देखें तो आपको अभिवादन करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सीनियर त्रिशिता। जय और अन्य सभी खड़े हो गए।
अपनी बड़ी बहन को ऐसा कहते देख वसुंधरा सचमुच कुछ कह नहीं सकी। उसने राधिका और बाकी लोगों पर तीखी निगाह डाली और फिर बोली, ओह, तुम चारों ने अपनी साधना को बड़ी गहराई से छिपा रखा था। आज ही मुझे पता चला कि तुम मुझसे कमज़ोर नहीं हो, खासकर जय, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई हो। लगता है तुमने गुप्त रूप से काफ़ी मेहनत से साधना की है और तुम्हारे विचार काफ़ी गहरे हैं। लेकिन यह मत सोचो कि अपनी साधना के बल पर तुम सहस्राब्दी प्राचीन नगरी में जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति के बल पर तो तुम मार्शल औषधियों को छूने के भी योग्य नहीं हो। जब रुद्र ने वसुंधरा को अपने प्रेमियों और भाइयों को अपने सामने ही फटकारते हुए देखा तो उसका क्रोध फूट पड़ा और वह कुछ कहने ही वाला था। वसुंधरा, तुम दूसरों से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसे अप्रिय शब्द न बोलने और दूसरों के साथ इतना कठोर व्यवहार न करने के लिए नहीं कहा था? लेकिन अप्रत्याशित रूप से त्रिशिता ने रुद्र का मौका पाकर पहले बोलना शुरू कर दिया। बहन, ऐसा नहीं है कि मैं अप्रिय शब्द बोल रही हूँ, नहीं मैं दूसरों के साथ कठोर व्यवहार कर रही हूँ। बात बस इतनी सी है कि उन चारों ने जानबूझकर अपनी साधना को छुपाया और मुझे जानबूझकर लापरवाह बना दिया। फिर वे चुपके से मुझसे आगे निकल गए। ये बहुत ही बुरा है। साफ है कि वे जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वसुंधरा ने अपना गुस्सा और शिकायत निकालते हुए कहा। सौभाग्य से वह ऐसा बेतुका कारण सोच पाए। तुम खुद सुधार के लिए प्रयास नहीं करते और अब दूसरों को दोष दे रहे हो। अगर तुम शुरू से ही मेहनती बने रहते और लगन से अभ्यास करते रहते तो दूसरों के किए से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तुम्हारी प्रगति को प्रभावित नहीं कर पाते। हालांकि अगर उनमें पहले से ही असाधारण प्रतिभा है और वे आपसे आगे हैं तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, आप उन्हें आपसे आगे निकलने से नहीं रोक पाएंगे। वसुंधरा, मैं बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारी आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन चाचा चाची ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। कभी कभी तुम सचमुच बेवजह ही व्यवहार करती हो। तुम्हें पता है ना कि हर इंसान के पीछे एक इंसान होता है। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो एक दिन तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, त्रिशिता ने बेबाकी से उसकी आलोचना करते हुए कहा। बहन, हालांकि वसुंधरा अक्सर दबंग स्वभाव की होती थी, लेकिन ऐसा वह केवल दूसरों के सामने ही करती थी। अपनी बड़ी बहन के सामने वह जरा सा भी गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी। वह केवल चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती थी। आखिरकार फोर सीज एकेडमी में इतना दबंग होने का उसका कारण यही था कि वह अपनी बड़ी बहन की स्थिति और ताकत पर निर्भर थी। बहन त्रिशिता, आप भी आ गई हैं। अचानक दूर से हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी, जिसने शर्मिंदगी के उस दृश्य को चकनाचूर कर दिया। कुछ ही देर बाद दो लोग आकाश से नीचे आए। ऋषभ और कार्तिक नाम के दो भाई आ चुके थे। ऋषभ स्पष्ट रूप से त्रिशिता के बहुत करीब था। जमीन पर उतरते ही वह उससे बातचीत करने लगा और रुद्र और बाकी लोगों की तरफ देखा तक नहीं। कार्तिक की बात करें तो वह और भी ज्यादा घमंडी था। उसका अहंकार वसुंधरा से कई गुना ज्यादा था। हालांकि रुद्र काफी समझदार व्यक्ति था। वह तुरंत समझ गया कि त्रिशिता वास्तव में ऋषभ से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मान सम्मान के लिए उसने उसे नजरअंदाज भी नहीं किया। इसके अलावा ऋषभ के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उन दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध दिखाई देता था। लेकिन रुद्र ने यह भी पाया कि ऋषभ मुस्कुराते हुए उत्साह से बातें तो कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी ओर भी देख रहा था और उसकी निगाहों में थोड़ी सी वासना भी झलक रही थी। ये स्पष्ट था कि ऋषभ सचमुच ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था। उसके मन में राधिका और माया के बारे में पहले से ही विचार थे। रुद्र को थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत थी। अरे, यहाँ तो पहले से ही बहुत चहल पहल है। तो आप दोनों पहुंच गए। तभी अचानक आकाश से एक और व्यक्ति नीचे आया। वह एक सुंदर, सौम्य, शालीन, आकर्षक, असाधारण व्यक्तित्व वाला और असाधारण रूप से सुसंस्कृत युवक था। उस व्यक्ति के प्रकट होते ही 10 दिव्य प्रशिक्षकों की महिला शिष्याओं की आंखों में प्यार भरी चमक आ गई और उनके छोटे छोटे चेहरे लाल हो गए। यहाँ तक कि वसुंधरा भी बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। स्पष्टतः वे उस व्यक्ति के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकीं और उससे मोहित हो गईं। लेकिन उस आदमी का व्यवहार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, राधिका और माया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और त्रिशिता की प्रतिक्रिया भी शांत थी। उस खूबसूरत लड़के की बात करें तो रुद्र उसे पहले भी देख चुका था। वह फोर सीज एकेडमी के 3 महान प्रतिभाशाली छात्रों में से आखिरी अर्णव था। वह भी क्यों आ गया है? अर्णव को पहचानते ही माया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और भारी नाराजगी के साथ बुदबुदाई। छोटी माया, क्या तुम उसे पहचानती हो? रुद्र ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। फोर सीज अकादमी के 3 महान प्रतिभाशाली छात्रों में से एक वह है जो बेहद बेशर्म और परेशान करने वाला है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उसी से है। माया ने अपने होंठ सिकुड़े और ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी शिकायत हो। लेकिन रुद्र को देखते ही उसने झट से कहा, कुछ नहीं, मैंने उसे बस कुछ ही बार देखा है। बोलते हुए उसने रुद्र की बांह को कसकर गले लगा लिया और अपना प्यारा सा चेहरा उसकी बांह पर चिपका लिया। उसका हाव भाव बेहद अंतरंग था।
हालांकि रुद्र काफी विस्तार से सोचता था, इसलिए माया के ज्यादा कुछ न कहने के बावजूद भी रुद्र उसकी बात का सार समझ गया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अर्णव नाम के व्यक्ति की नज़र माया पर थी। साथ ही उसने शायद पहले भी माया को परेशान किया होगा, वरना माया उससे इतनी नफरत न करती। भाई अर्णव, आप भी आ गए। क्या यहाँ आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? ऋषभ ने हंसते हुए कहा। उनका और अर्णव का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि बुरे स्वभाव वाले लोग अक्सर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। मैं नहीं, अर्णव ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, मुझे पता था। भला इन जैसे लोगों का मेरे भाई अर्णव से क्या रिश्ता हो सकता है? अर्णव को सिर हिलाते देख ऋषभ की हंसी और भी तेज हो गई। उसके शब्दों ने रुद्र और बाकी सबको पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था। आह भाई ऋषभ, ऐसी बातें मत कहो। भले ही मेरा उनमें से किसी से खून का रिश्ता न हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि उस समूह में कुछ असाधारण लोग हैं, अर्णव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह, ये सुनकर ऋषभ पहले तो अवाक रह गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बात समझ में आ गई और उसने राधिका और माया की ओर देखा। उसने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, हे, सच कहूं तो ये दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। भाई अर्णव, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये बहनें हैं, राधिका और माया। लेकिन आप मुझे जानते ही हैं, मुझे तो कोमल स्वभाव वाली ही पसंद हैं। इसलिए छोटी बहन माया मुझे बेहद पसंद है। अर्णव मुस्कुराया और बोलते हुए उसने भी माया की ओर देखा। अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए अर्णव जब पीछे मुड़ा तो उसने जानबूझकर अपने बालों को झटका दिया और अपने कपड़ों को ठीक किया ताकि वह अपने मनमोहक व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा एकदम जम गया। उसकी आंखें तुरंत कांप उठीं, फिर आश्चर्य उसके चेहरे पर छा गया। कुछ ही देर में उसकी स्तब्ध निगाहें खौफनाक इरादों से भरी घूरती हुई निगाहों में बदल गईं। उसे पता चला कि उसकी चहेती, जिसे वह सपनों में भी अपनी बाहों में लेना चाहता था, माया, वास्तव में किसी और की बाहों में मीठी मुस्कान के साथ लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी अंतरंगता देखकर उसे इतनी जलन हुई कि वह मानो मर ही जाए। भाई ऋषभ, वो बदमाश कौन है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? अर्णव ने ऋषभ से पूछा। बड़े भाई अर्णव, वह फोर सीज एकेडमी के शिष्य नहीं हैं। हम उन्हें नहीं जानते, वसुंधरा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। और ये शब्द सुनकर अर्णव और भी क्रोधित हो गया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और रुद्र की ओर इशारा करते हुए एक नौकर को आदेश देते हुए अत्यंत ही घमंडी स्वर में चिल्लाया, उसे जाने दो। अर्णव की चीख गड़गड़ाहट से भी कहीं अधिक तीव्र थी, मानो एक ही क्षण में 10,000 गड़गड़ाहट एक साथ गूंज उठी हो। उससे धरती भी जोर से कांप उठी और हवा में भी विस्फोट हो गया, जिससे सभी लोग चौंक गए और भयभीत हो गए। उसी क्षण सबकी निगाहें रुद्र और माया पर टिक गईं। वे मूर्ख नहीं थे। रुद्र और माया की निकटता को देखकर और अर्णव के ईर्ष्यालु चेहरे को देखकर, जो किसी के द्वारा उसकी पत्नी को छीन लिए जाने के समान अत्यंत कड़वा भाव था, सब कुछ समझ गए कि क्या हो रहा है। जाहिर है, अर्णव माया को पसंद करता था, लेकिन माया का दिल किसी और के लिए धड़कता था। इसलिए अर्णव गुस्से से आग बबूला हो गया और माया के बगल में बैठे उस बदमाश को सबक सिखाना चाहता था। उस क्षण उनमें से अधिकांश ने अपने होंठों पर तिरस्कार का भाव लाते हुए एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी आंखों में आशा की चमक थी और वे एक शानदार तमाशा देखने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके थे। फोर सीज एकेडमी में अर्णव का पद निस्संदेह बहुत ऊंचा था। वे देखना चाहते थे कि माया को अपनी बाहों में लिए हुए वह लड़का कितना दयनीय हाल में होने वाला है। जब माया ने अर्णव के क्रोध को चरम सीमा तक पहुंचते और उसमें हल्की सी रक्तपिपासा की झलक देखते हुए समझा कि स्थिति अनुकूल नहीं है। आखिरकार वह चौथे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था, इसलिए उसने तुरंत रुद्र की बांह को कसकर पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया। वूश हालांकि भीड़ के लिए अप्रत्याशित रूप से जैसे ही माया ने अपना हाथ छोड़ा, रुद्र ने अपनी बाहें खोली और प्यारी और मिलनसार छोटी सी सुंदरी माया को वापस अपनी बाहों में भर लिया और उसे पहले से भी अधिक कसकर गले लगा लिया। अरे, उसे जाने दो। ये देखकर अर्णव का गुस्सा और भी भड़क उठा। सबको पता चल गया था कि अर्णव अब सचमुच आग बबूला हो गया है। हालांकि इसके बाद जो एक और दृश्य घटित हुआ, उसने उन सभी को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। अर्णव की खुली धमकी का सामना करते हुए रुद्र न केवल निडर था, बल्कि उसने अर्णव को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए उदासीनता से कहा, तुम कौन होते हो मेरे रुद्र के मामलों में दखल देने वाले? रुद्र, फोर सीज एकेडमी में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हालांकि अर्णव, मुझसे इस तरह बात करने के क्या परिणाम होंगे, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। जब अर्णव ने देखा कि रुद्र न केवल भीड़ के सामने उसकी पसंद की महिला को गले लगा रहा है, बल्कि उसके प्रति अपमानजनक शब्द भी बोल रहा है, तो वह अंततः अपना आपा खो बैठा। बोलते बोलते वह रुद्र पर हमला करने ही वाला था। जैसे ही अर्णव अपना कदम उठाने वाला था, तभी उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ, त्रिशिता। अर्णव, जल्दबाजी मत करो। सजा सुनाने वाले बड़े गुरु और दिव्य प्रशिक्षक आ चुके हैं, त्रिशिता ने अर्णव को हमला करने से रोकने के बाद धीमी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर अर्णव के पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
हालांकि फोर सीज अकादमी में उनका पद बहुत ऊंचा था, लेकिन बड़ों के सामने रुद्र जैसे बाहरी व्यक्ति पर हमला करना उन्हें अनुचित लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सजा सुनाने वाले बड़े, ये दो शब्द सुनते ही अर्णव के मन में एक योजना बन गई। उसके पास रुद्र से निपटने की एक अद्भुत योजना थी। परिणामस्वरूप उसने रुद्र पर जबरदस्ती हमला नहीं किया। रुद्र पर एक नज़र डालते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वूश 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 वूश। दरअसल त्रिशिता के बोलने के कुछ ही क्षण बाद दूर क्षितिज में असंख्य प्रकाश की धाराएं दिखाई दीं। उल्कापिंडों की वर्षा की तरह वे उड़ती हुई आईं और भीड़ के सामने आकर रुक गईं। वहां लगभग 100 वरिष्ठ अधिकारी थे, वे सभी मार्शल लॉर्ड थे। उन वरिष्ठ अधिकारियों में राधिका और अन्य लोगों के प्रशिक्षक, 10 दिव्य प्रशिक्षक भी मौजूद थे। बेशक विलक्षण कालिज्ञ उनके समूह में नहीं था। हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी को देखकर माया और बाकी सबने राहत की सांस ली। वे जल्दी से उनके पास जाकर प्रणाम करने लगे। आखिर उनके गुरुजी ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। उनके साथ होने से कम उनके माध्यम से अपने मन की बात कह तो सकते थे। उच्च पदों पर आसीन अर्णव, त्रिशिता और ऋषभ को भी सम्मानपूर्वक प्रणाम करना पड़ा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः वे शिष्य ही थे। लगभग 100 वरिष्ठों में से कुछ के पास उनसे कहीं अधिक शक्ति थी, इसलिए उन्हें भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना पड़ा। उस क्षण केवल रुद्र ही ऐसा लग रहा था मानो वह इन सब से पूरी तरह से अलग हो, क्योंकि वह चुपचाप उस दृश्य को देख रहा था। अर्णव, अभी क्या हो रहा था? मैंने दूर से तुम्हारा शोर सुना। तुम्हें शिष्टाचार कहाँ है? झुर्रियों से भरे चेहरे वाली एक बूढ़ी महिला बोली। उस वृद्ध महिला के वस्त्र अत्यंत शालीन थे और शरीर अत्यंत बलवान था। वह एक उच्च कोटि का मार्शल लॉर्ड थी, 9 दिव्य प्रशिक्षकों से कहीं अधिक शक्तिशाली। लगभग 100 वरिष्ठों में वह सबसे शक्तिशाली थी। रुद्र, आप ही तो सजा सुनाने वाले वरिष्ठ हैं, साथ ही अर्णव के गुरु और सजा विभाग के प्रमुख भी हैं। उनके विचार एक जैसे हैं, इसलिए आपको अधिक सावधान रहना होगा। हद से ज्यादा आगे मत बढ़िए, वरना हमारे गुरु भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसी क्षण रुद्र को जय और अन्य लोगों के मानसिक संदेश एक के बाद एक प्राप्त हुए। उन सभी ने रुद्र को याद दिलाया कि वर्तमान स्थिति अर्णव के लिए लाभकारी है। वे चाहते थे कि रुद्र अपना क्रोध कुछ हद तक कम करे, अन्यथा उसे अनावश्यक दंड भुगतना पड़ेगा। बड़े साहब, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर इतना हंगामा करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे वाकई एक वजह है, अर्णव ने बनावटी ढंग से कहा। ओह, क्या कारण है? सच बताओ, सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने पूछा। यह क्षेत्र सहस्राब्दी प्राचीन नगरी है, जो फोर सीज अकादमी के सबसे महत्वपूर्ण निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। ये हर साल केवल एक बार खुलता है। इसके अलावा केवल नए शिष्यों में से सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को ही अनुभव के लिए इसमें प्रवेश करने की अनुमति है। साधारण शिष्य और लंबे समय से अकादमी में कार्यरत सफल शिष्य भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। फिर भी फिलहाल फोर सीज अकेडमी से बाहर का एक व्यक्ति सहस्राब्दी प्राचीन नगरी में आया है। बुजुर्ग जी, आप खुद ही कह रहे हैं, क्या मुझे इस मामले की परवाह करनी चाहिए? अर्णव ने ऐसे कहा मानो वह पूरी तरह सही हो। अर्णव की बातें सुनकर सजा सुनाने वाली बुजुर्ग ने घटी हुई कई बातों को समझ लिया। उन्होंने तुरंत रुद्र की ओर देखा और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, चूंकि तुम चार सागर अकादमी के शिष्य नहीं हो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, और वह भी चार सागर अकादमी की निषिद्ध भूमि में? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? एल्दजू, ये व्यक्ति मेरी शिष्या का मित्र है। वह उससे मिलने फोर सीज अकेडमी आया है। ठीक उसी क्षण एक दिव्य गुरु ने बात की। ये राधिका के गुरु थे और जाहिर तौर पर राधिका ने अपने गुरु को कुछ बातें बता दी थीं। वह खड़ी हो गईं और रुद्र की रक्षा करने के लिए तैयार हो गईं। जी हाँ, उसका नाम रुद्र है, वह मेरी शिष्या का मित्र भी है। वही उसे यहाँ लाई थी। माया के प्रशिक्षक ने भी यही कहा। इसके बाद जय के प्रशिक्षक और विक्रांत के प्रशिक्षक ने भी आपस में बात की और रुद्र को इस मुश्किल स्थिति से निकलने में मदद की। फिर भी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे शिष्यों को नहीं पता कि यह 1000 साल पुराना शहर एक निषिद्ध क्षेत्र है? वे तो यहाँ एक बाहरी व्यक्ति को ले आए हैं। क्या वे चार सागर अकादमी के नियमों का जरा भी लिहाज नहीं करते? वह सजा सुनाने वाली बुजुर्ग महिला वास्तव में अर्णव के पक्ष में थी। उसने दिव्य प्रशिक्षकों को जरा भी सम्मान नहीं दिया और स्पष्ट रूप से रुद्र को माफ न करने और अर्णव की जगह उसे सबक सिखाने की योजना बना रही थी। उस पल रुद्र के बारे में चिंतित सभी लोग मन ही मन कोसने लगे। राधिका और अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनके प्रशिक्षकों के चेहरे भी थोड़े बदल गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें। वह इलाका सचमुच वर्जित क्षेत्र था। नियमों के अनुसार बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, शिष्यों को भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए था। न्यायनिर्णय विभाग के अधिकारियों को भी नियमों और कानूनों के अनुसार किसी के जीवन और मृत्यु का अधिकार प्राप्त था। जब उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो उनके पास सचमुच कोई उत्तर नहीं था। प्रशिक्षकों, चूंकि आपके शिष्य नियमों को नहीं जानते, इसलिए उन्हें बाद में अच्छी तरह से सबक सिखाएं। आखिरकार वे फोर सीज अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र हैं और आपके गौरवशाली शिष्य भी हैं।
भावनाओं और तर्क दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए। आज मैं उन्हें दंडित नहीं करूंगा। सजा सुनाने वाली वरिष्ठ शिक्षिका ने राधिका और अन्य प्रशिक्षकों पर अपनी धमकी भरी निगाहें घुमाने के बाद रुद्र की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इस बच्चे को आज मैं इसे कड़ी सजा दूंगी। अन्यथा यदि सभी लोग फोर्सेस अकादमी में आकर मनमानी करने लगे तो उचितता का क्या अर्थ रह जाएगा। बड़े साहब, ऐसा नहीं है कि रुद्र फोर्सेस अकेडमी के नियमों को तोड़ना चाहता है, बल्कि असल में बात यह थी कि चुप रहो, क्या तुम उसके साथ सजा भुगतना चाहते हो। उसी क्षण माया रुद्र को समझाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने उसे वापस नीचे बुला लिया। ये देखकर कि सजा सुनाने वाले बड़े शिक्षक गंभीर थे, अपनी सुरक्षा के लिए माया और अन्य शिक्षकों ने तुरंत अपने अपने शिष्यों को नियंत्रित किया और उन्हें आगे बोलने से रोक दिया, ताकि वे भी रुद्र से प्रभावित न हों और दंड न भुगतें। पुरुषों, इस व्यक्ति को सजा सुनाने वाली जेल में ले चलो। सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने फिर से चिल्लाकर कहा, जैसा आप आदेश दें। ये शब्द कहते ही बुजुर्गों के समूह में से लगभग 1 दर्जन लोग बाहर निकले। उन सभी के चेहरे पर भयंकर भाव थे और वे रुद्र की ओर बढ़े और उसे रोकने का इरादा किया। उस क्षण सभी को लगा कि रुद्र का खेल खत्म हो गया है। केवल रुद्र ही शुरू से शांत था। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक बैज प्रकट हुआ। उसने उसे भीड़ के सामने लहराया और जोर से चिल्लाया, मेरे पास प्रशिक्षक कालिज्ञ का बैज है। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? क्या कालिज्ञ? जब रुद्र के मुंह से ये शब्द निकले तो मानो आसमान में बिजली कड़क गई हो। सब लोग चौंक गए और जो बड़े बुजुर्ग रुद्र के पास आ चुके थे वे भी रुक गए। किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक सजा सुनाने वाली वरिष्ठ न्यायाधीश की बात है, उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। तीखी निगाहों से उन्होंने रुद्र के हाथ में मौजूद बैज को घूरा और महसूस किया कि स्थिति थोड़ी पेचीदा होती जा रही है। त्रिकाल फोर्सेस अकादमी में एक अनोखी शख्सियत थी। इतना ही नहीं, अकादमी के प्रमुख भी इतनी आसानी से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिर उस साधारण से दिखने वाले लड़के के पास त्रिकाल का पहचान चिन्ह कैसे आ गया? वह इस सवाल पर गहराई से सोचने लगी। सीनियर त्रिकाल का बैज, ये तो बड़ा मजाक है। सीनियर त्रिकाल का बैज तुम्हें यूं ही क्यों दे दिया गया? उस सन्नाटे भरे पल में अर्णव ने अचानक व्यंग्य किया, फिर फैसला सुनाने वाले एल्डर की ओर हाथ जोड़कर कहा, एल्डर जी, मुझे शक है कि उनका बैज नकली है। क्या इसकी जांच की सकती है? बिल्कुल हो सकता है। सजा सुनाने वाली वरिष्ठ न्यायाधीश ने सिर हिलाया। असल में उन्होंने त्रिकाल का पहचान चिन्ह पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसे इसे दिखाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसे देखने वाले सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि रुद्र के हाथ में जो चिन्ह था वह असली था या नकली। अर्णव की बातें सुनकर उसे भी लगा कि रुद्र शायद कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और उसे सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। आखिर त्रिकाल के स्वभाव को देखते हुए वह आसानी से किसी को अपना पहचान पत्र नहीं दे देगा, या यूं कहें कि ऐसा करना नामुमकिन था। इस प्रकार सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने रुद्र की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, अपना बैज मुझे सौंप दो। झटका रुद्र ने ये शब्द सुनकर जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसका बैज असली है। उसे इसके जांचे जाने का डर नहीं था, इसलिए उसके बोलते ही उसने बैज को सजा सुनाने वाले बड़े अधिकारी की ओर फेंक दिया। धड़ाम। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही बैज को सजा सुनाने वाले बड़े अधिकारी के पास भेजा जाने वाला था, अर्णव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और बैज को अपने हाथ में ले लिया। उस पर सरसरी नजर डालने के बाद उसने बड़े अधिकारी से नेक भाव से कहा, बड़े अधिकारी, ये बैज वरिष्ठ कालिज्ञ का पहचान पत्र नहीं है, यह नकली है। तुम बकवास कर रहे हो। ये शब्द सुनकर रुद्र क्रोधित हो गया। उसने अर्णव की ओर इशारा करते हुए उसे कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि बैज निश्चित रूप से असली था। अर्णव रुद्र को पागल दिखाने की योजना बना रहा था। बेशर्म बदमाश, तुम न सिर्फ नकली बैज रखते हो और प्रशिक्षक त्रिकाल से संबंधित होने का दिखावा करते हो, बल्कि फोर्सेस अकादमी के एक शिष्य को गाली देने की हिम्मत भी करते हो। पुरुषों, पहले इस लड़के की साधना नष्ट करो, फिर 900 बार मारो, फिर इसे जेल में डाल दो। दंड विभाग के प्रमुख के आदेशानुसार बैज के नकली होने का पता चलने पर दंड देने वाली वरिष्ठ अधिकारी ने अपना पुराना माहौल बहाल कर दिया। आपके आदेशानुसार रुद्र के चारों ओर खड़े और उस पर हमला करने के लिए तैयार वरिष्ठों ने स्वाभाविक रूप से कोई संकोच नहीं किया और उन सभी से मार्शल लॉर्ड्स की विशिष्ट आभा निकल रही थी। उन्होंने रुद्र पर आक्रमण करके उसकी साधना को नष्ट करने की योजना बनाई। मैं देखना चाहूंगा कि कौन हिम्मत करके उसकी एक उंगली को भी छूने की हिम्मत करता है। लेकिन ठीक उसी क्षण एक बूढ़े व्यक्ति की जोरदार चीख अचानक गूंज उठी। उस कान फाड़ देने वाली आवाज से धरती लगातार कांप उठी, मानो भूकंप आ रहा हो। इसी दौरान रुद्र के सामने एक पैर वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उससे असीम ऊर्जा का संचार हुआ। वह आभा अत्यंत बलपूर्वक पूरे भूभाग में फैल गई और उसे रोकना असंभव था।
पलक झपकते ही उसने रुद्र के चारों ओर मौजूद बुजुर्गों को कई दसियों मील दूर उड़ा दिया। प्रशिक्षक कालज्ञ, इस अचानक दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया, और जब उन्होंने रुद्र के सामने प्रकट हुए व्यक्ति को देखा तो वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 10 दिव्य प्रशिक्षकों के प्रमुख त्रिकाल थे। त्रिकाल, वह यहाँ क्यों है? क्या उसका उस लड़के रुद्र से सचमुच कोई संबंध है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं त्रिकाल के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता हूँ। वह फोर सीज एकेडमी के शिष्यों की भी परवाह नहीं करता, तो फिर किसी बाहरी व्यक्ति की परवाह क्यों करेगा? कालज्ञ को देखते ही लगभग सभी के चेहरे का रंग बदल गया। जो लोग एक अच्छा तमाशा देखने के लिए तैयार थे, उनके चेहरे आश्चर्य और सदमे से भर गए। उन्हें तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कालज्ञ सचमुच रुद्र की मदद कर रहा है। राधिका और बाकी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि फोर सीज एकेडमी में कालज्ञ कितना शक्तिशाली था। उसके प्रकट होने के बाद आज शायद ही कोई रुद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाता। प्रशिक्षक कालज्ञ, आप क्यों आए हैं? सहस्राब्दी प्राचीन नगर को खोलने का काम हम पर छोड़ दीजिए, आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बेहद दबंग दिखने वाली वह बुजुर्ग महिला अब मुस्कुरा रही थी। झुर्रियों से भरे अपने चेहरे को सिकोड़कर वह भाप में पके हुए बन की तरह लग रही थी। पहले वह कितनी प्रभावशाली थी, बिल्कुल शीर्ष पर थी, लेकिन जब कालज्ञ प्रकट हुआ तो वह तुरंत भयभीत हो गई। वह सचमुच डर गई थी, क्योंकि त्रिकाल के पिछले कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह रुद्र से संबंधित था। लेकिन किसने सोचा होगा कि त्रिकाल ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसने सीधे अर्णव की ओर देखा और कहा, तुम इधर आओ। क्या मैं? ये शब्द सुनकर अर्णव का शरीर कांपने लगा। वह सचमुच बुरी तरह भयभीत हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कालज्ञ का नाम बहुत प्रसिद्ध था। फोर सीज अकादमी में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उसकी गुरु, जो फोर सीज अकादमी में जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाली दंड विभाग की प्रमुख थी, को भी त्रिकाल ने कई वरिष्ठों के सामने बेरहमी से पीटा था। सजा विभाग की प्रमुख किस तरह की शख्सियत थीं? फोर सीज अकादमी में तो उनका किसी से डर ही नहीं था। पद के लिहाज से वे अकादमी की उप प्रमुख से किसी भी तरह कमतर नहीं थीं। उनसे ऊपर सिर्फ अकादमी प्रमुख का पद था। फिर भी त्रिकाल से पिटते समय उस प्राणी में पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए वह त्रिकाल की शक्ति को भली भांति जानता था। हालांकि त्रिकाल केवल दिव्य प्रशिक्षकों में से एक था, लेकिन वास्तविक शक्ति के मामले में शायद पूरे फोर सीज अकादमी में केवल लॉर्ड अकादमी प्रमुख ही उसके बराबर का मुकाबला कर सकता था। वास्तव में वह त्रिकाल से डरता था। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि त्रिकाल पूरे फोर सीज अकादमी में नरक का साक्षात राजा था। उस समय अर्णव सचमुच भयभीत था, इतना भयभीत कि उसका हृदय कांप रहा था। लेकिन कालज्ञ ने नाम बता दिए थे, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए आदरपूर्वक पूछ सका, वरिष्ठ कालज्ञ, आप मुझे बुला रहे हैं? क्या मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत है? कालज्ञ ने ठंडे लहजे में कहा। फिर अर्णव के पास हिचकिचाने की हिम्मत कैसे होती? वह जल्दी से कालज्ञ के पास गया, प्रणाम किया, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ कालज्ञ, आपको इस कनिष्ठ की क्या आवश्यकता है? तुमने कहा कि यह बैज असली है या नकली? कालज्ञ ने अर्णव के हाथ में मौजूद बैज की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये अर्णव स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से स्तब्ध। वास्तव में उसके पास पहले ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि बैज असली है या नकली। उसने रुद्र को फंसाने के लिए ही इसे नकली बताया था, लेकिन उस क्षण उसे लगभग यकीन हो गया था कि बैज नकली नहीं है। उस पल अर्णव को सचमुच घृणा का अनुभव हुआ। उसे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की। रुद्र को फंसाने के चक्कर में उसने बिना सोचे समझे काम किया था। बिना ठीक से जांच पड़ताल किए ही उसने कह दिया था कि बैज नकली है। अब कालज्ञ उससे सवाल कर रहा था, तो वह क्या जवाब देता? धड़ाम ठीक उसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटी। कालज्ञ ने भीड़ के सामने अर्णव को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि पटाखों से भी ज्यादा तेज। इतना ही नहीं, उसमें बहुत ताकत लगी थी, यहाँ तक कि चौथे दर्जे के मार्शल लॉर्ड अर्णव भी जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून की एक बड़ी सी धारा बह निकली। उनके चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह सूज गया था और खून के जमाव से बैंगनी रंग का हाथ का निशान बन गया था। खड़े हो जाओ, कालज्ञ ने फिर से चिल्लाया। जी साहब। अर्णव ने जरा भी देर नहीं की, यहाँ तक कि उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बे भी नहीं पोंछे। वह तुरंत उठा और कालज्ञ के पास वापस चला गया। इतना ही नहीं, वह एकदम सीधा खड़ा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बैज असली है या नकली? कालज्ञ ने बैज की ओर इशारा करते हुए फिर से पूछा। मैं ये अर्णव एक बार फिर हिचकिचाया, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर तेज दर्द महसूस किया। उस क्षण उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। नरक के साक्षात राजा कालज्ञ के सामने वह केवल झुककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता था। उसे भागने के लिए हर संभव प्रयास करना था, अन्यथा उसका गुरु भी उसे नहीं बचा पाता।
इसलिए उसने दांत भींचकर कहा, गुरुजी, ये सच है। धड़ाम। हालांकि जब उसने ये शब्द कहे तो कालिज्ञ ने उसके दाहिने चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। इसके अलावा वह थप्पड़ पहले से भी ज्यादा जोरदार और भारी था। अर्नव न केवल मुंह से खून बहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, बल्कि उसके दो दाढ़ के दांत भी टूटकर बाहर निकल गए। हालांकि अर्नव ने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा होगा कि यह बुरे सपने का अंत नहीं, बल्कि केवल शुरुआत थी। त्रिकाल उठा और अर्नव की ओर बढ़ा। उसने अपने एक पैर से अर्नव के चेहरे पर जोरदार लात मारी, जिससे आधा घुटने टेके हुए अर्नव तुरंत जमीन पर गिर पड़े। फिर वह अर्नव पर बैठ गया। बारी बारी से अपने हाथों से अर्नव के सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मारता रहा। थप्पड़ मारते हुए उसने गाली भी दी, यह असली है फिर भी तुम इसे नकली कहते हो। तुम्हारी क्या योजना थी? तुम मुझे अपनी आंखों में भी नहीं देखते, है ना? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? उस क्षण भीड़ सचमुच भयभीत हो गई। कुछ लोगों को तो अपने चेहरे पर भी दर्द महसूस हुआ। त्रिकाल बेहद क्रूर था। कई थप्पड़ों के बाद अर्नव पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। चारों ओर खून फैला हुआ था और अर्नव बेहोश हो चुका था। फिर भी त्रिकाल ने हमला जारी रखा। प्रशिक्षक त्रिकाल, जल्दी रुकिए, वह मरने ही वाला है। जब उसने अर्नव के चेहरे की त्वचा को पूरी तरह से नष्ट होते देखा तो सजा सुनाने वाली वरिष्ठ शिक्षिका ने अंततः बात की, तुमने क्या कहा? लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, कालिज्ञ ने अपनी बर्फीली निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। 3 उस क्षण सजा सुनाने वाली बुजुर्ग महिला को बेहद खेद हुआ। इतना अधिक कि पश्चाताप से उसकी आंतें भी मर सी गईं, क्योंकि वह उस समय कालिज्ञ की भयावह निगाहों को महसूस कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कालिज्ञ अब अर्नव के शरीर से उठ खड़ा हुआ था। एक पैर पर खड़े होकर वह उसकी ओर कूद पड़ा। हालांकि कालिज्ञ की हरकतें थोड़ी हास्यास्पद लग रही थीं, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी ओर आने वाला व्यक्ति किसी राक्षस के समान था। अभी तुमने क्या कहा? फिर से कहो, कालिज्ञ ने बेहद भयावह स्वर में सजा सुनाने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश के पास आकर पूछा। 3 हालांकि महान शिखर मार्शल लॉर्ड विशेषज्ञ, सजा विभाग की महान सजा देने वाली बुजुर्ग महिला वास्तव में अर्नव की तरह ही व्यवहार कर रही थी। वह डर से हकलाने लगी और बोल भी नहीं पा रही थी। धड़ाम। अचानक कालिज्ञ ने अपना दांव खेला। उसने अर्नव के साथ जो किया था ठीक वही करते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा जो सजा सुनाने वाले बुजुर्ग के चेहरे पर लगा। इसके अलावा इसका असर भी अर्नव जैसा ही हुआ। उस थप्पड़ से सजा सुनाने वाला बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। सजा सुनाने वाले बुजुर्ग न्यायाधीश को जमीन पर लेटे हुए देखकर कालिज्ञ के चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी, बल्कि उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक महिला हो। बोलने के बाद कालिज्ञ ने अपनी ठंडी निगाहों से भीड़ पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि यह मनोरंजक है? झटका। उसी क्षण सभी ने अनायास ही अपना सिर नीचे कर लिया। त्रिकाल की ओर सीधे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और जिन्होंने देखा भी वे डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने सचमुच आतंक की चरम सीमा को महसूस किया। कालिज्ञ ने भीड़ की प्रतिक्रियाओं पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। वह मुस्कान घृणा से भरी हुई थी। फिर उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और अर्नव के हाथ में मौजूद बैज को अपने हाथ में खींच लिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और बैज को वापस रुद्र के हाथ में दे दिया। इन सब बातों के बाद कालिज्ञ ने भीड़ की ओर मुड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब ध्यान से सुनो। मैं ये पहचान पत्र रुद्र को भेंट कर रहा हूँ। अब से जब भी तुम उसे देखो तो ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। सभी शिष्यों को रुद्र को प्रणाम करना होगा। अगर कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत करता है, हम चाहे वह भगवान का पुत्र ही क्यों न हो, मैं कालिज्ञ उसे बुरी तरह पीटकर अपाहिज कर दूंगा। तारांकन हुआ टिल्ड तारांकन। इन शब्दों के बाद भीड़ में एक और हलचल मच गई। यदि कालिज्ञ की पिछली हरकतें स्पष्ट रूप से सोची समझी थीं, क्योंकि ये संभव था कि कालिज्ञ ने केवल अपने लिए ही ऐसे उग्र शब्द कहे हों, तो इस क्षण वे निश्चित हो सकते थे कि कालिज्ञ ने जो कुछ भी किया उसका कारण केवल सबको ये बताना था कि वह रुद्र का साथ दे रहा है। उस क्षण वे सभी निसंकोच रुद्र की ओर देखने लगे और मन ही मन उसका पुनर्मूल्यांकन करने लगे। वे सोचने लगे, ये व्यक्ति किस प्रकार का दिव्य व्यक्तित्व है। वह उस विलक्षण जीवित नरक के राजा कालिज्ञ पर इतना अच्छा प्रभाव छोड़ने में सक्षम है और उसे अपना संरक्षक भी बना लिया है। हालांकि लोग इसे चाहे जैसे भी समझें, अपने मन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे, रुद्र को नाराज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आखिरकार अर्नव ऐसा करने के परिणामों का स्पष्ट उदाहरण था। इस सहस्राब्दी प्राचीन शहर को खोलने के लिए कौन जिम्मेदार है? कालिज्ञ ने अचानक पूछा। मैं सीनियर कालिज्ञ, मैं इस जगह की जिम्मेदार हूँ। कालिज्ञ द्वारा थप्पड़ खाई गई सजा सुनाने वाली बुजुर्ग महिला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और तेजी से उठ खड़ी हुई। तुम किसे सीनियर कह रहे हो? तुम मुझसे बड़े हो और मुझे सीनियर कह रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे कालिज्ञ की गालियों का सामना करना पड़ा।
यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है। सजा सुनाने वाली वरिष्ठ शिक्षिका कालिज्ञ से बहुत डरती थी। उसने तुरंत सुधार करते हुए कहा, प्रशिक्षक कालिज्ञ, सहस्राब्दी प्राचीन शहर के खुलने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये रुद्र उनके साथ सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करेगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? कालिज्ञ ने पूछा। कोई आपत्ति नहीं। फैसला सुनाने वाली वरिष्ठ न्यायाधीश ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने विरोध में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। रुद्र, उनके पीछे अंदर जाओ। इस बैज को अपने पास रखो। मुझे इसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। अब से फोर सीज अकादमी तुम्हारा घर है। अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। अगर फोर सीज अकादमी में कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत करे तो मुझे बता दे। जो भी मुझे, कालिज्ञ को, इज्जत नहीं देगा, मैं उसकी जमकर पिटाई करूंगा, कालिज्ञ ने रुद्र से कहा। धन्यवाद सीनियर कालिज्ञ। रुद्र ने कालिज्ञ को प्रणाम किया। रुद्र ने सचमुच नहीं सोचा था कि कालिज्ञ यहां आकर ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि कालिज्ञ ने जो कुछ भी किया उससे रुद्र के लिए रास्ता बना, जिससे वह फोर्सीज एकेडमी में बेरोक-टोक आगे बढ़ सका। उसका और कालिज्ञ का आपस में कोई रिश्ता नहीं था और उस समय वह रुद्र को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। अब कालिज्ञ ने अपना बैज देने की इच्छा जताई और मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। रुद्र इन सभी परोपकारी कार्यों से सचमुच हैरान था। वह कालिज्ञ के इस सहयोग के लिए वास्तव में आभारी था। मनुष्य का हृदय पत्थर का नहीं, मांस का बना होता है। जिनके भीतर थोड़ी सी भी दयालुता होती है, वे अपने द्वारा प्राप्त उपकारों का महत्व समझते हैं और उसी के अनुरूप उनका प्रतिफल देते हैं। रुद्र भी ऐसा ही एक व्यक्ति था। इसलिए उसने मन ही मन निश्चय किया कि यदि भविष्य में उसे अवसर मिला तो वह कालिज्ञ का अच्छा प्रतिफल देगा। ये बदमाश अर्णव किसी को भी अपने से ऊपर नहीं समझता। यह न केवल बकवास करता है बल्कि नीच और बेशर्म भी है। दूसरों की भलाई के नाम पर यह अपने तौर तरीकों की परवाह नहीं करता। मैं इसे यहाँ से ले जाकर इस बदतमीज शिष्य को सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जिन्हें सहस्राब्दी प्राचीन शहर का द्वार खोलना चाहिए वे खोल लें। जिन्हें अनुभव के लिए प्रवेश करना चाहिए वे अनुभव के लिए प्रवेश कर लें। बोलने के बाद कालिज्ञ ने हाथ बढ़ाया और अर्णव को, जिसका चेहरा पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था, अपनी हथेली में जकड़ लिया। फिर जैसे किसी छोटे मुर्गे को उठाकर हवा में उड़ गया, वैसे ही वह अर्णव के साथ हवा में ऊपर उठा और उड़ गया। टिल्ड कालिज्ञ को पूरी तरह गायब होते देख वहां मौजूद सभी वरिष्ठों, जिनमें कुछ शिष्य भी शामिल थे, ने राहत की सांस ली, मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। विशेष रूप से दंड देने वाली वरिष्ठ ने। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो उसे पुनर्जीवित कर दिया गया हो। उसने जल्दी से अपने मुंह के कोनों पर लगे खून के धब्बे और माथे पर रिस रहे पसीने को पोंछ लिया। उस क्षण, चाहे वे बड़े हों या शिष्य, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रुद्र से कुछ और कहे। किसी की भी रुद्र की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगर देखा भी तो बस एक चोरी छिपे नजर डाली और तुरंत पीछे हट गए। रुद्र जानता था कि वे बड़े डरे हुए थे। रुद्र से नहीं, बल्कि कालिज्ञ से, जो रुद्र के पीछे खड़ा होकर उसका समर्थन कर रहा था। सजा सुनाने वाले बुजुर्ग के नेतृत्व में बुजुर्गों के समूह ने पूरी ताकत के साथ सहस्राब्दी प्राचीन शहर का प्रवेश द्वार खोलना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी थी। इसमें बस विशेष विधियों का उपयोग करके विशेष संरचना को खोलना था, जिससे शक्तिशाली आत्मा संरचना के भीतर एक दरार पैदा हो जाती। इसके बाद रुद्र और अन्य लोग अंदर प्रवेश कर सकते थे। तारांकन हम अंततः लगभग 100 बुजुर्गों की संयुक्त शक्ति से अदृश्य जंगल के बाहर अचानक पानी की लहरों जैसी एक तरंग प्रकट हुई। इतना ही नहीं, ये तरंग धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंत में एक सुनहरी, चकाचौंध भरी रोशनी दिखाई दी। रुद्र जानता था कि यह एक गुप्त आध्यात्मिक संरचना है और यह बहुत शक्तिशाली है। हालांकि विशेष विधियों का उपयोग करके लगभग 100 बुजुर्गों ने इसे पहले ही खोल दिया था। वास्तव में लहरदार सुनहरी आत्मा संरचना चौड़ी हो गई और एक सुनहरे फ्रेम वाले भव्य द्वार में बदल गई, जो कुछ ही समय बाद जंगल के सामने प्रकट हुई। सहस्राब्दी प्राचीन शहर एक अज्ञात क्षेत्र है। मुझे यकीन है कि आप सभी इसके आसपास की किंवदंतियों से अच्छी तरह परिचित हैं। फिर भी चूंकि यह वह स्थान है जहां आप अनुभव से सीखेंगे, इसलिए मुझे आप सभी को कुछ बातें बतानी आवश्यक हैं ताकि आपके मन में एक योजना हो और प्रवेश करने के बाद आपको पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यदि आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो कम से कम आपके पास उससे निपटने के कुछ उपाय तो होंगे। जहां तक इस क्षेत्र के अज्ञात होने की बात है तो इसका कारण यह है कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर में कई चीजें अभी भी अनसुलझे रहस्य हैं। सभी जानते हैं कि सहस्राब्दी प्राचीन नगरी अत्यंत विशाल है। कई हजार साल पहले पूर्वी समुद्री क्षेत्र में यह विशालकाय राक्षसों के एक बड़े समूह का पुराना ठिकाना था। उन राक्षसों ने हम मनुष्यों से कमतर नहीं एक सभ्यता की स्थापना की, सहस्राब्दी प्राचीन नगरी। लेकिन अब न केवल सहस्राब्दी प्राचीन शहर की महिमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, बल्कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर का मुख्य क्षेत्र भी गायब हो गया,
मानो इसका निर्माण कभी हुआ ही न हो, मानो ये कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। इसके नामात्र के ही निशान मिलते हैं। हालांकि कई हजार साल पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सहस्राब्दी प्राचीन शहर का पूरा स्वरूप पहले ही बना लिया था। चित्रों में दर्शाया गया क्षेत्र वर्तमान क्षेत्र से कम 2 गुना था। इसमें निस्संदेह केंद्र भी थे, इसलिए ये लगभग निश्चित है कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर का केंद्र गायब हो गया था या किसी ने उसे छिपा दिया था। हालांकि ये सहस्राब्दी प्राचीन शहर का सबसे रहस्यमय क्षेत्र नहीं है। सबसे रहस्यमय क्षेत्र पूरे जंगल के चारों ओर मौजूद विशेष दबाव है। ये दबाव बहुत ही अनोखा और विचित्र है, लेकिन यह निर्विवाद रूप से बहुत मजबूत भी है। एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद उड़ना असंभव है। यहाँ तक कि हम जैसे किसानों को भी अंदर चलना मुश्किल लगता है। यह आसान नहीं है। इस दबाव के स्रोत की बात करें तो फोर्सेज अकादमी के वरिष्ठों ने एक बार इसकी जांच की थी, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि वर्तमान सहस्राब्दी प्राचीन शहर अभी भी एक बेहद खास भूमि है, ये निश्चित है। सहस्राब्दी प्राचीन शहर से परे एक और भी विशाल जंगल है। इस विशाल जंगल में न केवल स्वर्ग की औषधियां और विभिन्न विचित्र वस्तुएं हैं, बल्कि घातक मार्शल औषधियां और भयंकर जानवर भी मौजूद हैं। सौभाग्य से सभी खतरनाक चीजें केवल जंगल के भीतर ही घूमती हैं। वे सहस्राब्दी प्राचीन शहर में प्रवेश करने का साहस नहीं करतीं। इसलिए एक सलाह, प्रवेश करने के बाद यदि आप मार्शल मेडिसिन से लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं तो जंगल में गहराई तक जाने से बचना ही बेहतर होगा। साथ ही विश्राम करते समय सहस्राब्दी प्राचीन शहर में लौटना ही सबसे अच्छा है। जंगल में इधर उधर भटके नहीं। इस अभियान की अवधि 10 दिन निर्धारित है। 10 दिन बाद मैं प्रवेश द्वार फिर से खोल दूंगी और आपको बाहर जाने दूंगी, सजा सुनाने वाली बुजुर्ग महिला ने समझाते हुए कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने आगे कहा, ये सही है। चूंकि यह एक अभियान है, इसलिए इसमें खतरे होंगे। अंदर जाने के बाद जीवन और मृत्यु अनिश्चित होगी। अगर कोई डरा हुआ है तो वह अभी पीछे रुकने का विकल्प चुन सकता है। क्या यहाँ कोई काय भी हैं? कोई नहीं, सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया। केवल रुद्र ही उदासीन भाव से देख रहा था। तो प्रवेश करें। 10 दिनों में यहाँ एकत्रित हों। यह अनिवार्य है। यदि कोई 10 दिनों के बाद भी यहाँ नहीं लौटता है तो हम प्रवेश करके तलाशी लेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति जंगल में घूमता हुआ पाया जाता है या उसका शरीर सही सलामत है या वह घायल नहीं है तो उन सभी को नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जाएगा, सजा सुनाने वाले बुजुर्ग ने फिर से याद दिलाया। इसके बाद रुद्र और अन्य लोग प्रवेश द्वार से होते हुए विशाल जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही वह स्पिरिट फॉर्मेशन से गुजरा, रुद्र ने अपने शरीर को दबाव की एक विशाल लहर से घिरते हुए महसूस किया। संयमित, उसे अपने पूरे शरीर में शक्ति का अवरोध महसूस हो रहा था। यह एक बहुत ही प्रतिबंधात्मक अनुभूति थी। रुद्र को यकीन था कि उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता काफी कम हो गई है। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने सचमुच उड़ने की क्षमता खो दी थी, मानो वहां के अंतरिक्ष का आकार ही बदल गया हो, वह बस उड़ नहीं सकता था। उसी क्षण कुछ लोग परीक्षण कर रहे थे। वे उड़ने का प्रयास करते हुए ये जांच रहे थे कि क्या सजा सुनाने वाले बुजुर्ग की बातें सच थीं। हालांकि परिणामों से पता चला कि वे कई मीटर, यहाँ तक कि उस प्राचीन वृक्ष से भी ऊंचा छलांग लगा सकते थे, लेकिन वास्तव में उनकी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी। ये वाकई एक अजीब जगह थी। ऐसी विचित्रता महसूस करने के बाद, चाहे वह ऋषभ हो, कार्तिक हो या त्रिशिता हो, वसुंधरा हो या प्रणव और अन्य लोग हों, वे सभी जल्दी से जंगल में स्वर्ग औषधियों और मार्शल औषधियों की तलाश में दौड़ पड़े, क्योंकि इस स्थान पर आने का उनका यही उद्देश्य था। पलक झपकते ही केवल रुद्र और बाकी लोग ही स्थिर खड़े रह गए। बाकी सबने अपनी निगाहें रुद्र पर टिका दीं। जब वह वहां था, रुद्र सचमुच निराकार रूप से उनकी रीढ़ बन गया था। चलिए पहले सहस्राब्दी प्राचीन शहर चलते हैं, रुद्र ने कहा। उनकी यात्रा का लक्ष्य ऋषभ और अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। उनका उद्देश्य जंगल में मौजूद स्वर्ग औषधियां और मार्शल औषधियां प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर के असली रहस्य को खोजना था। हम, विक्रांत और अन्य लोगों ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बुजुर्गों ने इस स्थान पर प्रवेश द्वार खोलने का जो निर्णय लिया होगा, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। इसे यहाँ खोलने पर एक छोटा रास्ता बन जाएगा। अगर कोई उस छोटे रास्ते पर चलता तो वह जल्द ही सहस्राब्दी प्राचीन शहर पहुंच जाता। इसका मतलब ये था कि जिस जंगल में रुद्र और बाकी लोग अभी थे, वह बहुत बड़ा नहीं था। असली छिपा हुआ खतरा सहस्राब्दी प्राचीन शहर के दूसरी तरफ था। रुद्र और अन्य लोग जब रास्ते पर आगे बढ़े तो कुछ ही घंटों बाद वे जंगल से बाहर निकल आए। उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन और विशाल शहर प्रकट हुआ। ये शहर सचमुच बहुत विशाल था, इतना विशाल की कल्पना से परे था। इसके अलावा यहाँ की इमारतें भी बेहद खास थीं। हालांकि वे इंसानों की इमारतों जितनी भव्य और भव्य नहीं थीं, फिर भी शहर की हर इमारत से एक जबरदस्त शक्ति और प्रभुत्व का आभास होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस प्राचीन आभा ने रुद्र को शहर के लंबे अस्तित्व का वास्तविक एहसास दिलाया। तारांकन हम
उस स्थान पर पहुंचने के बाद रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और सहस्राब्दी प्राचीन शहर की सावधानीपूर्वक खोजबीन शुरू कर दी। उसने विशेष क्षेत्रों की तलाश की, लेकिन उसे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जो विशिष्ट हो। परिणामस्वरूप उसे लगभग कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा सतही तौर पर देखने पर शहर पूर्ण प्रतीत होता था। किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि इसका कोई हिस्सा गायब है। लेकिन रुद्र को ऐसी स्थिति का पहले से ही अनुमान था, इसलिए शहर के अंदर चक्कर लगाने के बाद वह अचानक उछल पड़ा और एक फुर्तीले बंदर की तरह कई इमारतों पर चढ़ता हुआ एक से दूसरे पर कूदता चला गया। अंत में वह सहस्राब्दी प्राचीन शहर की सबसे ऊंची इमारत के शिखर पर पहुंच गया। ऊपर से नीचे देखते हुए रुद्र ने स्वर्ग की आंखों का उपयोग करके अपनी ऊपरी स्थिति से नीचे की हर चीज का विस्तार से अवलोकन करना शुरू कर दिया। वाह, प्राचीन शहर में सचमुच एक हिस्सा छिपा हुआ है। कितनी शक्तिशाली तकनीकें हैं। स्वर्ग की दृष्टि में सहस्राब्दी प्राचीन शहर का वास्तविक स्वरूप तुरंत प्रकट हो गया। यहाँ तक कि अग्नि भी देख सकता था कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर का एक भाग गायब था। वर्तमान में ये टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग वास्तव में गायब हो चुका था। अग्नि, इस सहस्राब्दी प्राचीन शहर के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? रुद्र और अग्नि की इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए अग्नि भी रुद्र की तरह ही अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक बहुत शक्तिशाली संरचना है। इसका मूल भाग पहले छिपा हुआ था, फिर बचे हुए टुकड़ों से संरचना का पुनर्निर्माण किया गया। तभी प्राचीन नगर का निर्माण हुआ। हालांकि ये संरचना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अंततः यह एक संरचना ही है। इस दुनिया में कोई भी संरचना अटूट नहीं है। यदि संरचना के छिद्र मिल जाएं, तो स्वाभाविक रूप से इसे तोड़ा जा सकता है, अग्नि ने अपने विश्लेषण के बाद कहा। जहां तक मुझे दिख रहा है, इस संरचना के लिए कम से कम 8 संरचना छिद्र हैं और उन सभी को तोड़ना होगा। इसके अलावा सहस्राब्दी प्राचीन शहर में केवल एक ही है, बाकी सभी जंगल में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फॉर्मेशन एपर्चर को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल स्वर्ग की आंखें ही देख सकती हैं। इसके अलावा चून की साधना सीमित है और हम उड़ नहीं सकते, इसलिए ये कहना होगा कि 10 दिनों के भीतर इस फॉर्मेशन को भेदने की इच्छा रखना काफ़ी मुश्किल है। केवल अग्नि ही नहीं, रुद्र ने भी इस संरचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा था। रुद्र को इस पर और भी गहरी पकड़ थी। वह स्वर्ग की आंखों के उपयोग में लगातार निपुण होता जा रहा था। उसकी विश्लेषण क्षमता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हेवन आइज पर अपने नियंत्रण का परीक्षण करने के लिए ये कितना बढ़िया है ना? अग्नि ने खिलखिलाते हुए कहा। शुरू से अंत तक उसका रवैया उदासीन था। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर नीचे कूद गया। एक तेज तलवार की तरह उसने खुद को जमीन में धंसा दिया। बड़े भाई रुद्र, कैसा चल रहा है? विक्रांत और बाकी लोग नीचे पहरा दे रहे थे। रुद्र को लौटते देख सबने उसे घेर लिया। उम्मीद और चिंता भरी निगाहों से सब रुद्र को देख रहे थे, खासकर विक्रांत। उसे उस जगह से बहुत उम्मीदें थीं। भीड़ की घूरती निगाहों का सामना करते हुए रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां तक उस शाही वंश के व्यक्ति के अस्तित्व का सवाल है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि मैंने ये पता लगाया है कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर का एक हिस्सा छिपा हुआ है। साथ ही मेरे पास उस छिपे हुए हिस्से को प्रकट करने का एक तरीका भी है। बड़े भाई रुद्र, क्या आपकी बात सच है? ये सुनकर विक्रांत बेहद खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे अविश्वास भी हुआ। आखिर सहस्राब्दी प्राचीन नगरी एक अनसुलझा रहस्य था। 4 सीज एकेडमी में इतने सालों तक उन्होंने खोज जारी रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी रुद्र के आते ही उसने कुछ ही पलों में इतना कुछ जान लिया। ये वाकई अविश्वसनीय था। वास्तव में केवल विक्रांत ही नहीं, राधिका, माया और जय भी बेहद उत्साहित थीं। उनकी निगाहें आश्चर्य और प्रशंसा से भरी थीं और वे रुद्र को टकटकी लगाकर देख रही थीं। जब सबकी निगाहें रुद्र पर टिक गईं, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, यह बिल्कुल सच है। हाँ, बड़े भाई रुद्र, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे सच में नहीं पता कि अब क्या कहूँ। जब से सहस्राब्दी प्राचीन शहर 4 सीज अकादमी के हाथों में आया है, तब से न जाने कितने विशेषज्ञों को उन्होंने इसकी जांच के लिए यहाँ भेजा है। फिर भी उन्हें बिल्कुल कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। दूसरी ओर आपने इसे बस एक नज़र देखा और फिर भी सब कुछ समझ लिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप वाकई मेरे लिए बहुत बड़े एहसानमंद हैं। रुद्र की बात सुनकर विक्रांत लगभग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसने रुद्र को गले लगा लिया और जोर से हंसने लगा। रुद्र को विक्रांत की मौजूदा भावनाओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए शाही वंश का होना बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे वे जीवन भर प्रयास करने के बाद भी शायद हासिल न कर पाएं। लेकिन फिलहाल रुद्र ने उन्हें उम्मीद दी थी। भला वे उत्साहित क्यों न होते, लेकिन रुद्र खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि छिपे हुए प्राचीन शहर के अंदर शाही वंश से जुड़ी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं।
इसलिए माहौल खराब न करने की कोशिश में उसने सिर्फ इतना कहा, भाई विक्रांत, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो भले ही मैं इस सुरक्षा घेरे को भेद दूं, मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकता कि अंदर शाही वंश से जुड़ी कोई चीज़ है या नहीं। बड़े भाई रुद्र, क्या आपको इसका एहसास नहीं हो रहा? लेकिन उनकी बात सुनकर विक्रांत ने रुद्र की ओर आश्चर्य से देखा। क्या महसूस करना? रुद्र हैरान था। शाही वंश से निकलने वाली शक्ति। विक्रांत ने कहा, शाही वंश की शक्ति। ये शब्द सुनते ही रुद्र की तो बात ही छोड़िए, राधिका और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें शाही वंश से उत्पन्न होने वाली किसी भी शक्ति का आभास नहीं हुआ। इसके बाद रुद्र ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए विक्रांत से कहा, भाई विक्रांत, जिस शाही वंश की आप बात कर रहे हैं, क्या ये हम पर मंडरा रहा कोई दबाव है? हाँ, बड़े भाई रुद्र, क्या आपको इसका आभास नहीं हो रहा? विक्रांत ने कहा, मुझे दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि यह किसी विशेष वंश के कारण है या नहीं। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर विक्रांत ने राधिका, जय और अन्य लोगों की ओर देखा। उन्होंने भी रुद्र की तरह ही सिर हिलाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसी क्षण जब विक्रांत ने रुद्र की ओर देखा तो उनकी आंखों में और भी जटिल भाव थे। उन्होंने कहा, वास्तव में उनका इसे महसूस न कर पाना सामान्य बात है। आखिरकार उनके पास कोई विशेष वंशानुगत शक्ति नहीं है। लेकिन आप, बड़े भाई रुद्र, आप भी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाले दबाव को महसूस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि संभवतः केवल दो ही संभावनाएं हैं। भाई विक्रांत, आपका क्या मतलब है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। पहली संभावना यह है कि आप वंशानुगत रक्त वाले व्यक्ति नहीं हैं। परिणामस्वरूप आप शाही रक्त का अनुभव नहीं कर सकते, वह दबाव जो किसी के रक्त को पूरी तरह से ढक लेता है। दूसरी संभावना यह है कि आप वास्तव में अभी भी एक वंशानुगत रक्तरेखा के धारक हैं, लेकिन चूंकि आपकी रक्तरेखा शाही रक्तरेखा से भी श्रेष्ठ है, इसलिए उससे निकलने वाला दबाव आपकी रक्तरेखा की नींव को घेर नहीं सकता और अदृश्य रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। विक्रांत ने कहा, मैं समझ गया। रुद्र को ये सब जानकर एक रहस्योद्घाटन हुआ। दरअसल शाही वंश के धारक विक्रांत ने न केवल इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अन्य सभी लोगों के समान दबाव महसूस किया, बल्कि उन्होंने उस रक्त बल को भी महसूस किया जिसे अन्य लोग महसूस नहीं कर सकते थे, और वह रक्त बल शाही वंश का था। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। चाहे ये दबाव शहर के छिपे हुए केंद्र से हो या नहीं, मुझे फिर भी इसे आजमाना ही होगा, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद रुद्र अकेले ही सहस्राब्दी प्राचीन शहर से निकल गया। वह तुरंत जंगल के गहरे हिस्सों में प्रवेश कर गया, क्योंकि वहां फॉर्मेशन एपर्चर होने की संभावना सबसे अधिक थी। राधिका और बाकी लोग स्वर्ग की औषधियां प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर नहीं गए। वे सहस्राब्दी प्राचीन शहर में विश्राम कर रहे थे और रुद्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रुद्र ऐसे दौड़ा मानो उड़ रहा हो, उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। यद्यपि उसकी साधना सीमित थी, फिर भी उसकी गति अविश्वसनीय थी। निस्संदेह उस क्षेत्र में कोई भी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रुद्र ने घास पर कदम रखते ही कोई निशान नहीं छोड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने न केवल अपने पीछे कोई आभा नहीं छोड़ी, बल्कि एक भी आवाज नहीं की। इसका कारण ये था कि अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के लिए रुद्र ने 3 बिजली की शक्ति का उपयोग किया था। वर्तमान में उसकी साधना का स्तर द्वितीय श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के बराबर था, लेकिन उसकी शक्ति चतुर्थ श्रेणी के मार्शल लॉर्ड से भी कहीं अधिक थी। अचानक रुद्र रुक गया। वह भाले की तरह जमीन पर खड़ा हो गया और अपनी तीखी नज़र से अपने सामने के छोटे से क्षेत्र पर नज़र घुमाई। उसके चेहरे पर अनायास ही आनंद का भाव आ गया और उसने सोचा, मुझे इतनी जल्दी फॉर्मेशन एपर्चर मिलने की उम्मीद नहीं थी। नंगी आंखों से देखने पर उस खाली जगह में कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। आध्यात्मिक शक्ति से भी उस जगह की कोई भी असामान्य चीज़ नहीं देखी जा सकती थी। जब तक कोई राजसी वस्त्रधारी विश्व आत्माविद न हो, तब तक आध्यात्मिक शक्ति से उस भूमि के आर पार देखना असंभव था। फिर भी रुद्र ने ये कर दिखाया था। रुद्र जानता था कि वह स्थान उन संरचनाओं में से एक था जहां सहस्राब्दी प्राचीन शहर छिपा हुआ था। हालांकि इसके बावजूद रुद्र के चेहरे की खुशी कुछ ही समय में फीकी पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि कुल 8 फॉर्मेशन एपर्चर थे। उनमें से एक प्राचीन शहर के अंदर था, जबकि बाकी 7 शहर के बाहर थे। इसके अलावा 8वां फॉर्मेशन एपर्चर को तोड़ने का एक विशेष क्रम था। यदि यह क्रम भंग हो जाता तो एक भीषण आपदा आ जाती। संभवतः जंगल के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते। जिसने भी वहां फॉर्मेशन एपर्चर बनाए थे, उसने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की थी। उस व्यक्ति ने ऐसी स्थिति बनाई थी जिसे भेदना संभव था, लेकिन अब तक जाहिर तौर पर कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि अभी तक किसी ने भी इसका पता नहीं लगाया था। रुद्र संभवतः इतिहास में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि मार्शल किंग स्तर के स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्मावादी भी इस स्थान का पता नहीं लगा सकते।
केवल राजसी चोगा वाले विश्व आत्मावादी ही ऐसा कर सकते हैं, और अगर वे भी कर लें तो भी वे आपकी तरह एक ही नज़र में गठन छिद्र के क्रम का तुरंत पता नहीं लगा सकते। हालांकि अग्नि आमतौर पर किनारे बैठकर देखना पसंद करती थी और किसी भी महत्वपूर्ण मामले से नहीं डरती थी, लेकिन जब रुद्र के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती थी या जब उसे असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो वह रुद्र को सांत्वना देने, उसे सलाह देने और उसके लिए पहेलियां सुझाने के लिए सबसे पहले आगे आती थी। अभी समय है। मुझे न सिर्फ 10 दिनों के भीतर इस संरचना को तोड़ना है, बल्कि इस जगह के रहस्य को भी सुलझाना है। रुद्र मुस्कुराया। चुपके से एक ऐसा निशान छोड़ने के बाद जिसे सिर्फ वही खोज सकता था, वह आगे बढ़ा और फिर से खोज शुरू कर दी। शायद देवता धैर्यवानों को निराश नहीं करते, या शायद रुद्र का भाग्य सचमुच अच्छा था कि आकाश में उजाला होने से पहले ही रुद्र को दूसरा फॉर्मेशन एपर्चर मिल गया। इतना ही नहीं, ये प्रथम श्रेणी का था। यह एक ऐसा फॉर्मेशन एपर्चर था जिसे अब तुरंत खोला जा सकता था,